नमस्कार मित्रों। तो भूगोल पढ़ पढ़ कर आप बोर हो गए होंगे, तो आज हमने नया चैनल और एक नया अध्याय शुरू किया है इतिहास का। भले ही उसमें बहुत ही कम संख्या में बच्चे देख रहे हैं, लेकिन जब उनका आवश्यकता होगी वो ज़रूर इन विषयों को तलाशेंगे। ज़रूर इस समय पर वहाँ पर मौजूदगी बहुत कम है, बहुत कम ही लोग मेरे भूगोल के वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन उनमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी देखेगा वो ज़रूर दोबारा उन चीज़ों को टटोलेगा। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप संविधान को भी पढ़ाइए, तो मैंने कहा संविधान बिना इतिहास पढ़े आप नहीं समझ सकते। भले आपको समय लगेगा, लेकिन मैं एक वीडियो रोज़ इतिहास की बनाऊंगा और एक समय लास्ट में मैं संविधान तक पहुंच जाऊंगा। उसी के अंतर्गत मैंने यहाँ से आरंभ किया है इतिहास पढ़ाना। इतिहास पढ़ाने के लिए भी मुझे जड़ पर जाना पड़ेगा, शुरू से बताना पड़ेगा, क्योंकि हम संविधान भी पढ़ते हैं तो लोकतंत्र सबसे पहले बज्जी में था। ये बताना पड़ेगा बज्जी क्या है, बज्जी कहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें थी जो बिना इतिहास जाने आप अगर मैं बीच से आरंभ करता फिर वो रटंतु माहौल हो जाता, और रटंतु माहौल के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो वन लाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं, वन लाइनर आंसर दे रहे हैं, बेशक उनको देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियोस मेरे कम ही देखें लेकिन अच्छे से देखें, उनको सब समझ में आ जाए, वो चीज़ों को रटे ना। सिर्फ परीक्षा पास करना उद्देश्य ना हो, परीक्षा पास करने के बाद उनका सदुपयोग भी आवश्यक है। उसी के अंतर्गत देखिए, मैं आज इतिहास का परिचय आपको सामने लेकर आया हूँ। जब आप भूगोल पढ़ रहे थे तो काफ़ी फैक्ट आपको याद करने पड़ रहे थे, काफ़ी दिमाग आपको लगाना पड़ रहा था, लेकिन इतिहास पढ़ाने का मेरा अलग ही तरीका है। इतिहास में मैं कहानियों का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। कहानियाँ आदमी के दिमाग में बैठ जाती हैं। इतिहास को दिल से पढ़ा जाता है, जबकि भूगोल को दिमाग से पढ़ा जाता है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी इतिहास पढ़ता हूँ तो एक कहानी मन में बनानी पड़ती है, जब भी समझाता हूँ तो भी कहानी सुनानी पड़ती है, उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और बिना अगर आप बोरिंग सा बना दोगे उसको, साल नहीं याद रहते हैं, ईयर याद नहीं रहते हैं, हमें घटनाएं तो याद रहती हैं पर नाम याद नहीं रहते हैं, कुछ बड़े नाम तो बिल्कुल याद नहीं रहते। उन चीज़ों पर थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप व्यवस्थित क्रम में इतिहास को पढ़ेंगे तो साल याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। आपको अनुमान तो हो जाएगा ये किस साल का था। इतिहास को देखिए, हमारे अंग्रेज़ राइटरों ने तो भारत के इतिहास को इस तरह से डिवाइड किया कि इस काल को, जो प्राचीन भारत है, हिंदू काल बना दिया। एक अंग्रेजी लेखक थे जेम्स मिल, कभी भारत नहीं आए, फिर भी भारत के इतिहास में उनकी काफ़ी आलोचना हुई। उन्होंने कहा ये प्राचीन भारत का इतिहास हिंदू इतिहास है, मध्यमकालीन भारत का इतिहास मुस्लिम है, और ये ईसाई इतिहास है, आधुनिक भारत। तमाम आलोचना हुई। फिर हमने उसको परिवर्तित किया। जो सन माइनस से भी शुरू होगा हमारा सबसे आरंभिक विषय जो हम पढ़ेंगे इतिहास में, प्राचीन भारत। वैसे उनकी बातें जो भी रही हों, लेकिन प्राचीन भारत में प्रभुत्व सारे हिंदू साम्राज्य को रहा। तब शायद इस्लाम नहीं बना था, सन 632 के बाद इस्लाम की स्थापना हुई। तो ये उससे भी पुराना हमारा इतिहास है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आप, जो प्रागैतिहासिक काल है, सबसे पुराना काल, प्रागैतिक काल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल। पाषाण से ही स्पष्ट हो जाएगा, उसमें बहुत से अजीब शब्द आएंगे। हाँ, मृदभांड, धूसर मृदभांड, मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा आपको। आप इन चीज़ों को पढ़ते समय परेशान हो जाते हैं, ये क्या लिखा है, क्या इसको याद करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरलता से उसको समझाया जाए। प्रागैतिहासिक काल को वो काल बोला जाता है जहाँ पर हमें पत्थरों से जानकारी मिलती है, लिखित जानकारी नहीं मिलती। अगर कोई किताब मिल जाए तो उस बारे में जानकारी दे, लेकिन किताब ना मिले तो कहाँ से जानकारी मिलेगी। अवशेष ही खंगालोगे आप, खंडरों से ही तलाशोगे उन जानकारियों को। ऐसी खंडरों से मिलने वाली जानकारी को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, पत्थरों वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर शिक्षा नहीं थी। भाई, उन पत्थरों में कोई लिखा हुआ है, वो लिपि हम पढ़ नहीं पाते, किताबों में नहीं लिखी गई है वो ग्रंथ, वो पत्थरों पर ही उकेर के चले गए। शायद उस समय पर ये व्यवस्था नहीं होगी कि मोर के पंख से लिख दिया जाए, इशारों से ही काम चलता था, भाव चित्रात्मक, कि पक्षी को पक्षी नहीं बोला जाता था बल्कि एक फोटो बना दिया, ऐसा है। आदमी को दिखाना हो तो पत्थर पर आदमी जैसा बना दिया, कुछ इशारे चलते होंगे। हाँ, हम खुद ज़्यादा जानकारी नहीं रखते उनकी, हम तो अनुमान लगा सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्यपाल, नवपाषाण काल, सिर्फ इनके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको अनुमान ही लगाना है मेरे साथ, और आपको आसानी से समझ में आएगा। आप खेल समझिए इसे, अपने से जोड़िए इसको, दिल से पढ़िए इतिहास को। जब रात में आपके औरंगजेब या अकबर सपने में आ जाए तो समझ जाइए आप साकार हो गए हैं, आपकी पढ़ाई सार्थक हो गई है, क्योंकि आप इतिहास जीने लगे हैं। जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो पहली बार आपको लिखित जानकारी मिलने लगेगी। ऋग्वेद के माध्यम से आपको लिखित में जानकारी मिलेगी कि उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, मतलब प्रमाणित हो जाएगा। वो भाषा भी आप समझ सकते हैं, लौकिक संस्कृत में आएगी। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल से बौद्ध युग आरंभ हो जाएगा। गौतम बुद्ध आ जाएंगे तो बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे आप। वैदिक काल में वैदिक ग्रंथ, फिर बौद्ध ग्रंथ।
फिर आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर साम्राज्यों के बारे में डिस्कस होगा, राजाओं के बारे में। इससे पहले वालों में राजाओं का जिक्र नहीं होगा। जब किताबें आएंगी तो पहले धार्मिक आएंगी, धर्म से जुड़ी हुई, फिर धार्मिक किताबों का स्तर बढ़कर राजा पर आ जाएगा, फिर राजा ही धर्म का रक्षक बन जाएगा। तो जब आप मौर्य और गुप्त काल पढ़ेंगे तो हिंदू साम्राज्य का उत्कर्ष देखेंगे आप। मौर्य काल में नहीं देखेंगे, मौर्य काल में आप बौद्ध धर्म का देखेंगे। गुप्त काल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि हिंदू कैसे दोबारा बने। जब मौर्य काल का अंत होता है तो 80% जनसंख्या आर्यव्रत की यानी हिंदुस्तान की बौद्ध थी। फिर गुप्त काल आते वो 80% हिंदू हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है, यही तो जानना है। कौन लोग हैं वो जिन्होंने इस हिंदू धर्म को बचा के रखा, हमारी संस्कृति को जो हम कहते हैं हजारों साल से बचा हुआ है। उन फैक्टरों पर बात करेंगे हम कि गुप्त 80% बौद्ध होने के बाद फिर आज हिंदू कैसे हैं हम। फिर गुप्तोत्तर काल में आप देखेंगे कि राजपूतों का जन्म होगा, क्षत्रिय वंश का। इससे पहले वो नहीं पूछता था कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, लेकिन फिर राजपूत निकलेंगे माउंट आबू पर्वत से, राजस्थान के। बिल्कुल बहुत पेचीदा कहानी है। जो भी राजपूत हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, कहीं के भी हों, अपने इतिहास को मत छोड़ना। फिर हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। ये पूरी तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों का काल रहेगा। 712 से आक्रमण शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गौरी, हम इनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इनके आक्रमण किस तरह से भारत में हुए। फिर दिल्ली सल्तनत में देखिए, आपने अक्सर पढ़ा होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोदी, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनकी शासन व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से भी आपको मिलती जाएंगी। सैयद तुगलक देखेंगे आप, पागल वाली हरकतें जो आप पढ़ते आए हैं। मुगल कालीन में तो आपको पता है, मुगल कालीन स्थापत्य कला, लाल किला, ताजमहल, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनके चर्चे भी हम आपको बताएंगे। इनको चर्चे ही समझिए आप, कहानी मत समझिए, कहानी ही समझिए, रटिए मत इन्हें। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। फिर उसके बाद हम आधुनिक भारत जब पढ़ेंगे तो विदेशी आक्रमणकारी, ये दूसरे विदेशी आक्रमणकारी। पहले तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो स्थायी रूप से यहाँ बस गए। जो नए विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सवाल इनसे पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत लंबा चलेगा इतिहास, हाँ, हर दिन का एक वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको भी रोज पढ़ना पड़ेगा। छोड़ दिया तो छूट गया, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, अगर बीच में छोड़ा गया तो। फिर उसके बाद देखिए भारत में अंग्रेजों ने किस तरह से प्रसार किया अपना, राज्य विलय नीति, हड़प नीति, सहायक संधि एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। वही सामाजिक सुधार, धर्म सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, बहुत सारे समाज हमारे बने थे, उनकी भी डिस्कस करेंगे। और इसी में भारत में प्रसार के अंतर्गत ही डिस्कस होगा 1857 की क्रांति का। और जब हम लास्ट अध्याय की तरफ हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आंदोलनकारी काल, जिसमें गांधी जी का आगमन होगा, फिर असहयोग आंदोलन होंगे, बहुत से आंदोलन होंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, तिलक की स्वराज पार्टी, होम रूल लीग, मोतीलाल नेहरू की स्वराज पार्टी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ये तो जोश आएगा इसमें, तो इसमें मजा आएगा पढ़ने में, आप बस बने रहिए। बहुत लंबा समय लगेगा हमें यहाँ पहुँचने में, लेकिन तब तक बने रहिए, एंड में आपको ऐसा रोमांच मिलेगा, आप भूल नहीं सकते इतिहास को। फिर हम संवैधानिक निकायों पर आ जाएंगे, क्रेप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, और यहीं पर हम इतिहास को खत्म करके संविधान का अध्याय आरंभ कर देंगे। डिमांड संविधान की ही थी। इतिहास अक्सर लोगों को मैंने पढ़ाया है, शायद इंटरनेट पर के माध्यम से पढ़ने वाले कुछ छात्र होंगे जो पहली बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आप देखते रहिए। संविधान को हम अंत में करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा कि आप सिस्टम से संविधान पर जाएंगे। डायरेक्ट जाएंगे तो मैं आपको कहूँगा कि हमने 1773 के एक्ट से लिया, ये 1833 के एक्ट से लिया, और आपको पता ही नहीं 1833 के एक्ट के बारे में। सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ है आपको पता ही नहीं, ये जानकारी देना भी आवश्यक है। तो इतिहास की श्रृंखला को मैं आरंभ कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मेरी सफलता अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा देती है तो बेहतर है सभी के लिए, मेरे लिए भी। मुझे इससे कुछ अर्जित नहीं करना है, मुझे पढ़ाने का शौक़ है, वो मुझे पूरा करना है। आप भी देखते जाइए। मुझे खुशी इस बात की नहीं होती कितने लोग देख रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की होती है कि कितने समय तक देख रहे हैं। मैं वॉच टाइम देखता हूँ, अक्सर 10 लोग भी देख रहे हैं मेरे पुराने वीडियोज़ देखिए, भूगोल में 10 या 12 ही लोग देखते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने पूरी देखी, क्योंकि पूरी देखने से ही ज्ञान अर्जित होता है। बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि मैं वन लाइनर नहीं लिखा रहा हूँ, रट्टा मार लिया, बीच में छोड़ देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं उनको 0 में काउंट करता हूँ। जो 10 व्यूज़ आते भी हैं मैं उनको 2 बना देता हूँ। इसलिए जो भी देखें पूरा देखें, अन्यथा ना देखें, और चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। धन्यवाद।